Hello everyone, welcome to Unacademy. Myself Rajat Kumar and I have secured All India Rank 40 in GATE 2021 in Electronics and Communication branch. तो इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे गेट 2014 के जो आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, इस साल वाला गेट भी आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और इसके दो टोटल 4 सेट थे 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स के। 2 सेट के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम सेट 3 एंड 4 के कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस इस वीडियो में कुछ स्पेशल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है आईआईटी ने। ठीक है, तो उसके भी देखेंगे क्वेश्चंस। तो जैसे मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, आई हैव सिक्योर्ड रैंक 40 इन गेट 2021। तो उस बेस पे मेरा एनटीपीसी में सिलेक्शन हो चुका है। मैंने रैंक 2 सिक्योर किया है पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में, और मैंने रैंक 251 सिक्योर किया था गेट 2015 में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो की है वो की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ठीक है, और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम भी काम किया है एमटीएनएल में। ठीक है, जिसका सिलेक्शन मेरा गेट 2015 के रैंक पे हुआ था। ये टेलीग्राम पे अनअकैडमी का ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, मेनली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन के लिए। ठीक है, तो इन ब्रांचेस का कोई भी कोर्स लॉन्च होता है, कोई गाइडेंस सेशन यूट्यूब पे आता है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे प्रोफाइल का लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो अनअकैडमी में 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, एक प्लस है। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट होंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज रहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस और क्रैश कोर्सेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लस में। और प्लस से एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी प्लस वाली, और मेन बेनिफिट ये है कि आपको पर्सनल कोच मिलता है। ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस के लिए, और आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा, प्रेपरेशन का मटेरियल मिलेगा, और एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एडुकेटर रहेंगे। ठीक है, और प्लस आप ले सकते हो 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक, और आइकॉनिक आप 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक का। ठीक है, और इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो अगर आप RAJECE10, ठीक है, ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और सेम चीज़ आइकॉनिक के लिए भी अवेलेबल है। और ये अनअकैडमी पे हर संडे ऐप पे एक कॉम्बैट होता है। ठीक है, तो इस 30 जनवरी को भी होने वाला है। ठीक है, हर ब्रांच के लिए, और ये लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन आता है, 60 मिनट टोटल ड्यूरेशन रहती है, और आपको पॉइंट्स मिलते हैं करेक्ट आंसर पे और आपके कितनी फास्ट आंसर दिया आपने। ठीक है, 11 बजे होता है हर संडे, और उसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है फ्री, या उस पर कुछ डिस्काउंट, प्लस आपको ये प्राइज मिल सकते हैं। ठीक है, और इस पे आप अगर ज्वाइन करना है तो इसको ये कोड लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर कोड मांगेगा, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, 30 जनवरी। ठीक है, और अनअकैडमी ऐप पे आप टेस्ट का फीचर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको हर तरह के टेस्ट मिलेंगे, हर ब्रांच वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, और ग्रैंड टेस्ट भी होंगे। और अनअकैडमी आस्क के डाउट, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन का जो भी डाउट हो उसका फोटो खींचना है डाउट और सोल्यूशन में जाके। ठीक है, फोटो खींच के आपको अपलोड करना है, लैंग्वेज चूज करना है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, और सबमिट कर देना है। उसका आपको फिर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है, जैसे गेट में कुछ ही टाइम बाकी है, तो 5 मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे हो रहे हैं इस महीने। 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, ओनली एक मॉक टेस्ट बाकी है। ठीक है, जो 30 जनवरी को है। ठीक है, तो आप वो जाके दे सकते हैं अपने गेट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। जितने भी क्वेश्चन सारे टॉप एडुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, एंटायर सिलेबस, एग्जाम लाइक सेटिंग होगी, आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा, और आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी भेजी जाएगी इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आप इसको स्कैन करके भी, ठीक है, कर सकते हो। और ये मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस ली हुई है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे डिटेल डिस्कशन, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 81, 54, 36, 24
इज, ठीक है। सबसे पहले अपन वही करते हैं, 81 लिखा मैंने, 54, 36, 24, ठीक है। इनका डिफरेंस देखते हैं। 81 और 54 का डिफरेंस आएगा 7 to 27। 54 36 का आएगा 1881, इसका आएगा 6 to 12, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता। अभी अगर एक चीज देखो, अगर आप जो डिफरेंस है और जो नेक्स्ट टर्म है उसके बीच में रिलेशन देखो, डिफरेंस 27 है, नेक्स्ट टर्म 54 है, ठीक है। ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है। तो मान लो यहाँ पे अगर डिफरेंस x है तो नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए 2x, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होती है, जो 2x कैसे आएगा अपने पास, जैसे मान लो 54 कैसे आया, 54 इज इक्वल टू 81 माइनस डिफरेंस, ठीक है। उसी तरह 2x कैसे आएगा, 24 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू 24, x कितना आ गया 8, इसका मतलब x क्या है 8 है, तो ये टर्म कितनी होगी 16, ठीक है। क्लियर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेशन p लेस देन m कैन बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन में बताएगा कि p लेस देन m ही है। a में देखेंगे जो r है वो p और m दोनों से ज्यादा है, तो इसमें p और m के बीच में अपने को रिलेशन नहीं पता चल रहा, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें क्या है, s जो है p से और m दोनों से कम है, बट m और p के बारे में कोई रिलेशन हमें नहीं पता चलता, है ना, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें क्या है देखो, f जो है m से ज्यादा है और p f के इक्वल है, इसका मतलब p जो होगा वो ग्रेटर देन m होगा, ये श्योर है। बट अपने को p लेस देन m चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन होगा सही। तो डी में चेक कर लो। जो r है वो m से लेस देन है, ठीक है। a जो है वो r से लेस देन है, इसका मतलब a भी m से लेस देन होगा। a इक्वल टू p है तो p भी m से लेस देन होगा, ठीक है। तो यहां से अपने को ये डेफिनेटली ट्रू हो गया, तो ऑप्शन इसका डी। नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, तो देखो क्या लिखा है, 7g 11k 13m, ठीक है। अब देखो 7 यहां से डिफरेंस कितना है, अगर नंबर में देखें, सबसे पहले तो वही एडिशन और डिफरेंस चेक करो। 4 यहाँ पे 2, ठीक है। और तो इस हिसाब से यहाँ पे हो सकता है 1 आएगा, 1 आना चाहिए अगर देखा जाए तो बट ऐसा कोई आंसर नहीं है कि 14 समथिंग हो, ठीक है। तो अगर देखोगे इसमें थोड़ा A to Z लिख लो तो वहां चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। ABCDEFGHIJKLPQR, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो जी का नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 7 नंबर पे है जी, मतलब जी 7, ठीक है। के 7 8 9 10 11, के भी 11 डिजिट अल्फाबेट है, M 13, हाँ ये सही है, ठीक है। इसका मतलब जो नंबर लिखा है उसका सीक्वेंस लिखा है अल्फाबेट में, ठीक है, M का। अब देख लो 15 क्यू का सीक्वेंस क्या है, 16 17, तो ये सही है। इसका भी चेक कर लो, P का कितना है, P का 16 है इसलिए गलत है, P का 16 है इसलिए ये गलत है, Q का 17 है इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में ये दिया हो, कई बार क्या होता है कि ऐसे सीरीज चल रही होती है किसी किसी क्वेश्चंस में कि इनका डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा होता है अलग अलग, ये अलग चल रहे होते हैं और इनका डिफरेंस अलग चल रहा होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है। द मल्टी लेवल हायरार्किकल पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन ए रिजर्व फॉरेस्ट, द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक फॉरेस्ट में दिया हुआ जैसे मैमल्स कौन कौन से हैं, टाइगर हैं, एलिफेंट हैं, लेपर्ड है, रेप्टाइल, स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट्स ये सब दिए हुए हैं। तो इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले देखो बटरफ्लाइज आर
बर्ड्स, बटरफ्लाइज जो हैं वो बर्ड की कैटेगरी में आ रहा है, सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड, देयर आर मोर टाइगर्स इन दिस फॉरेस्ट देन रेड एंट्स, तो टाइगर यहाँ पे है, रेड एंट यहाँ पे है, तो टाइगर ज़्यादा है, ठीक है, इसका एरिया ज़्यादा दिखा रखा है इन्होंने, तो इसका मतलब ये भी सही है। थर्ड है, ऑल रेप्टाइल्स इन द फॉरेस्ट आर आइदर स्नेक्स और क्रोकोडाइल, जो रेप्टाइल हैं वो या तो स्नेक्स है या क्रोकोडाइल है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये देखो, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल्स इन दिस फॉरेस्ट, अब मैमल्स कौन कौन से हैं, टाइगर, एलिफेंट और लेपर्ड, ठीक है। अभी देखो, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, हमें पता है एलिफेंट ही लार्जेस्ट मैमल है इन तीनों में से, बट क्या है, आईआईटी ने इसका आंसर इसको गलत किया है, इसको डी दिया है। तो उसका रीजन बेसिकली क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि इस पाई चार्ट से हमें क्या मिलता है, ये जो एलिफेंट लार्जेस्ट है ये तो हमारे अपनी नॉलेज है, ठीक है, कि हमें पता है कि एलिफेंट आ सकता है, मान लो कि हमें इनके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि एलिफेंट क्या होता है, टाइगर क्या होता है, हमें सिर्फ इस पाई चार्ट की मदद से बताना है। तो ये जो पाई चार्ट है ये साइज के बारे में नहीं बताता है, ठीक है, ओनली ये पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन जो है ये गलत दिया, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन इन्होंने आईआईटी खड़गपुर ने दिया इसका, ठीक है। बट मोस्टली मुझे लगता है अगर मैं भी पेपर दूं और अटेम्प्ट करूं तो मैं इसको बी ही अटेम्प्ट करता, ठीक है। ए मैन कैन रो ए 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, एक आदमी खड़े पानी में इतनी स्पीड है उसकी, इफ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउनस्ट्रीम देन थ्राइस as long to row upstream as long downstream then the stream velocity in kilometer per hour, ठीक है। एक बंदा है, ठीक है, वो पानी में उसकी खड़े पानी में उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 ही लिख देते हैं क्योंकि यूनिट इसमें भी किलोमीटर आर पूछा मैं, यहाँ भी किलोमीटर आर, तो कोई दिक्कत नहीं है यूनिट की, ठीक है, 8 है, ठीक है। और अगर वो मान लो अभी पानी बह रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये भी इस पानी की डायरेक्शन में तैरता है, उस टाइम पे अगर टाइम टी लग रहा है, थ्राइस एज लॉन्ग ये होगा डाउनस्ट्रीम, अगर वो पानी के बहाव के उल्टा तैरता है, ठीक है, पानी इस साइड बह रहा है, ये अब उल्टा जा रहा है, तो तब इसको टाइम लग जाता है थ्राइस 3t, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो कि इसकी वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है पानी, ठीक है, तो इस टाइम पे इसकी जो डाउनस्ट्रीम पानी के बहाव के साथ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी और पानी की वेलोसिटी पर ये होगी, ऐड होगी, ठीक है। जब ये पानी की डायरेक्शन से उल्टा चल रहा है इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए स्विम करने के लिए इसको टी टाइम लगा, और सेम डिस्टेंस स्विम करने के लिए इसको 3 टाइम लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अपन सेम कर देते हैं, डिस्टेंस ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, d1 इज इक्वल टू d2, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा अपने पास, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो d1 जो है वो आ जाएगा, स्पीड पहले क्या है 8 प्लस एक्स इंटू टी, ठीक है, और दूसरी बार क्या है डिस्टेंस 2 क्या है, स्पीड क्या है 8x 8 माइनस एक्स, टाइम इसको अब 3t लग रहा है, ठीक है, t से t कैंसिल, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 3x, ठीक है, और 3x उधर गया 4x, इधर हो गया 16, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो पानी की स्पीड कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये देखो ये पाई चार्ट का, बस ये जो मैंने पहले बताया था कि जो जैसे पाई चार्ट हो गया, जहाँ कुछ ग्राफ है, टेबल क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन होती है, बट काफी कई बार लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आराम से देखना है।
तो ए फर्म प्रोड्यूसिंग एयर प्यूरिफायर सोल्ड 200 यूनिट इन 2012. The following pie chart present the share of raw material, labor, energy, plant, machinery and transportation cost. है ना, कॉस्ट बताता है कि इतना कॉस्ट इसको लगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग में इन 2012 में. The expenditure on labor in 2012 is 4.5 lakhs. ठीक है. In 2013 the raw material expenses increased by 30%. तो जितना रॉ मटेरियल 2012 में लगा था वो बढ़ के 2013 में 30% हो गया उसका एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस 20% बढ़ गए. ठीक है. इफ द कंपनी रजिस्टर प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs इन 2012 एट व्हाट प्राइस वाज ईच एयरफेयर सोल्ड. ठीक है. तो देखो इसमें क्या है, कई बार क्या होता है गेट में जो टेक्निकल सेक्शन में भी क्या होता है स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं. ठीक है. कुछ लाइंस का कोई मतलब रिलेशन नहीं होता. अब देखो इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने पूछा है कि अगर पहले तो हम इतने को कॉस्ट दे दिया पूरा कि एसीज बनाने में 200 एसी बनाने में ये कॉस्ट लगता है. ठीक है. और फिर इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी कि 2013 में ये कॉस्ट इतने परसेंट बढ़ जाता है, ये कॉस्ट इतने परसेंट बढ़ जाता है. ठीक है. उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इफ द कंपनी रजिस्टर ए प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs इन 2012 एट व्हाट प्राइस वाज ईच एयर प्योरीफायर सोल्ड. ठीक है. 2012 पे पहुंचा हुआ है, ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है. अब देखो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट देखते हैं. अब एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, लेबर में एक्सपेंडिचर इतना है 2012 में 4 लाख. ठीक है. लेबर पे एक्सपेंडिचर है ठीक है. अब ये देखो लेबर में कितना परसेंट है टोटल का, तो इसका मतलब अगर मैं टोटल का 15% जो है वो लेबर का एक्सपेंडिचर, मतलब ये इतना है. ठीक है. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटू 100/15. ठीक है. तो ये आ जाएगा 15 इंटू 3, तो 1 2 3 4 6 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 6, मतलब ये तो हो गया 30 लाख. ठीक है. 30 लाख अब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर 2012 में कितने एसीज के लिए, 200 एसीज के लिए. ठीक है. अपना खर्चा हो गया 30 लाख. अब देखो इन्होंने बोला प्रॉफिट कमाया है 10 लाख. अगर कोई चीज मैं 30 लाख में बना रहा हूं और मेरा प्रॉफिट 10 लाख है, इसका मतलब मैं कितने में बेच रहा हूं वो चीज, ये टोटल हो गया एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब मैं टोटल सेल कितनी होगी, सेल. ठीक है. टोटल जो मैं है टोटल प्राइस मैं कितने का बेचूंगा, मैं 40 लाख का बेचूंगा. ठीक है. 30 लाख प्लस 10 लाख. ठीक है. मेरा खर्चा आया 30 लाख, मुझे प्रॉफिट कमाना 10 लाख, तो मैं 40 लाख में 200 एसी बेचूंगा. ठीक है. वही पूछा उन्होंने कितने में बेचा, तो 40 लाख में मैंने कितने एसी बेचे, 200. तो एक एसी का कितना प्राइस रखूंगा मैं. ठीक है. तो 200 मैंने एसी बेचे कितने में, 40 लाख में, और एक एसी मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 40 लाख. ठीक है. तो इसमें देखो जैसे बड़ा बहुत बड़ा नंबर है, जीरो का बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी, और जब आप उसमें डालोगे अपना एनईटी में तब भी ध्यान रखना है. ठीक है. कई बार आप प्रेस कर रहे होगे, क्लिक कर रहे होगे, हो सकता है प्रेस ढंग से ना हो और जीरो ना आए. ठीक है. वो चीज़ का ध्यान रखना. तो यहाँ से अगर जीरो, ये कैंसिल, ये आ गया 40,000, और ये कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 20,000. ठीक है. 20,000 में एक एसी बचेंगे, तो अपने को 10 लाख का प्रॉफिट होगा 200 यूनिट पे. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. जो आप टाइप करोगे कि जीरो वगैरह ना चली जाए, 20,000 निकाला 2,000 कर दो या 2 लाख कर दो, तो वहां पे अपना सारी मेहनत बेकार जाएगी. ये देखो जो अपने को लाइन, ये दूसरे सेट में था क्वेश्चन, सेम डेटा सेम है बट चीज़ अलग पूछी हुई है. फिर सेम चीज़ लिखी हुई उन्होंने,
200 यूनिट 2012 में बेचे, ठीक है, पाई चार्ट वही शो कर रहा है। और फिर उन्होंने लेबर का दिया 4.5 लाख, ठीक है। 2013 में रॉ मटेरियल का एक्सपेंस 30% बढ़ गया, ठीक है। ऑल अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए 20%, ये भी ठीक है। अब बस क्वेश्चन चेंज कर दिया उन्होंने, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी इन 2013। देखो ये जो लाइन दी हुई थी ये इस चीज के लिए दी हुई है, बट ये दूसरे सेट में भी दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो, पहले हमने 2012 का हम ऑलरेडी एक्सपेंडिचर निकाल चुके हैं ना, टोटल कॉस्ट थी 30 लाख थी ना। कोमा छोड़ देते हैं, 30, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 30 लाख थी। अब क्या हुआ, ये 2012 के लिए टोटल कॉस्ट। 2013 में क्या हुआ, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 30%। रॉ मटेरियल देखो कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, अब मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक। तो 2012 में रॉ मटेरियल जो था वो टोटल कॉस्ट का 20% था, तो इसका मतलब ये हो गया 6 लाख। 30 लाख का 20%, 6 लाख हो गया। ठीक है, 6 लाख हो गया। और फिर क्या हुआ, 6 लाख, और जो रिमेनिंग अभी क्या किया उन्होंने, रॉ मटेरियल का एक्सपेंसिस 30% बढ़ गया 2013 में, और अदर एक्सपेंसिस 20%। तो मैं बाकी अदर देख लूँ, अदर एक्सपेंसिस कितने हुए, रॉ मटेरियल के अलावा 80%, मतलब वही 24 लाख, ठीक है। अब आओ 2013 में, 2013 में क्या हुआ, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया 30%। तो मैं इसका क्या करूंगा, 6 लाख का 30% प्लस 30% ऑफ 6 लाख, तो इसको मैं कर दूंगा 1.3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 लाख 80 हज़ार, ठीक है। और जो अदर्स कॉस्ट है, अदर कॉस्ट, बाकी सारे कॉस्ट बढ़े हैं 20%, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 24 लैक्स का 20%, 1.2। तो ये आ जाएगा 24, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ जाएगा 28 लाख 80, 80,000, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में जीरो का ध्यान रखना। और तो 2013 में टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ठीक है, एक मिनट, दूसरे पेज पे लिखते हैं इसको। 2012 का टोटल कॉस्ट है, वो है 30 लाख, ठीक है। 2013 में रो का कॉस्ट आ गया, वो आया था अपने पास अभी 7,80,000, और जो अदर कॉस्ट है बाकी सारे मिला के वो आया था अपने पास 28,80,000, ठीक है। तो 2013 का टोटल कॉस्ट कितना आ गया, वो आ गया 7,80,000 प्लस ये आ गया 36 लाख, ठीक है। कॉस्ट अपना बढ़ गया 36,60,000, ठीक है। अब इन्होंने ये पूछा, परसेंटेज पूछा या क्या पूछा है, हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट फॉर कंपनी 2013 में। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, तो 2013 में जितना कॉस्ट है माइनस 2012 में अपॉन 2012, ठीक है, इनटू, ठीक है, ईयर ईयर है ये, वैल्यू मत समझ लेना। तो 36,60,000 माइनस 30 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो जीरो का ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5 है, 30 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 6,60,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, ठीक है। कट कर दो, 4 0 ये गई, 2 0 ये गई, टोटल आ गया 22%।
ठीक है। ये देखो, मैं वही बोला था कि जैसे बार, ग्राफ, पाई चार्ट वाले में क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, बट कैलकुलेशन देखो, अब एक पेपर में बिल्कुल ही आसान, इतनी कैलकुलेशन थी नहीं, ठीक है, बस वही जीरो वगैरह का ध्यान रखना है, दूसरे में काफी ज्यादा कैलकुलेशन है एज कंपेरेटिवली, ठीक है, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ए बैच ऑफ 100 बल्ब इज इंस्पेक्टेड बाय टेस्टिंग 4 रैंडमली चूजन बल्ब, ठीक है, 4 बल्ब ने रैंडमली चूज किए, और बैच इज रिजेक्टेड इफ इवन वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, अगर एक बल्ब भी डिफेक्टिव निकला हम रिजेक्ट कर देंगे। ए बैच टिपिकली हैज 5 डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, 5 डिफेक्टिव बल्ब हैं ही 100 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि करंट बैच इज एक्सेप्टेड, ठीक है, तो हमने बल्ब बनाए, 100 बल्ब बनाए, उसमें से 5 डिफेक्टिव हैं, बट हमें उसमें से 4 बल्ब टेस्ट करने हैं, अगर कोई भी बल्ब डिफेक्टिव निकला है तो रिजेक्ट हो जाएगा अपना माल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, 100 बल्ब टोटल है, उसमें जो 95 ओके हैं, 5 जो है अपने डिफेक्टिव हैं, हम 4 बल्ब निकालेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जितने भी बल्ब आने चाहिए वो 95 में से चूज हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या है एक्सेप्ट होने की, तो हमने पहला बल्ब उठाया, तो वो 9 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहला बल्ब सही आने की 95/100, ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी टोटल बल्ब बचे 99, और उसमें सही बचे 94, खराब हैं 5, ठीक है। दूसरा बल्ब जब उठाएंगे टोटल 94 में, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ऐसे, ठीक है। थर्ड के लिए वही सेम चीज, फोर्थ के लिए इतना, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अपना जो बैच है बल्ब का वो रिजेक्ट ना हो, एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तो बस कैलकुलेटर से कर लो, 94 इंटू 93 इंटू 92 डिवाइड बाय 100, 99, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.811, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इन्होंने लिखा फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन वाई की पावर एन इज इक्वल टू पी, अगर x डबल हो जाए y हाफ हो जाए, न्यू वैल्यू ऑफ f, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, f जो है वो है x की पावर n y की पावर m p, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है मैं x की वैल्यू में डबल कर दूं, x की वैल्यू में कर दूं डबल, हाँ 2x कर दूं, 2x की पावर n, y को कर दूं मैं y/2 की पावर m, ठीक है। तो इसको p की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करता हूं मैं, 2 की पावर n x की पावर n लिख सकता हूं, और मैं इसको y की पावर m है m, y की पावर m अपॉन 2 की पावर m लिख सकता हूं, ठीक है। इसको 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m, और x की पावर n y की पावर n क्या है, p के इक्वल है, ठीक है, तो मैंने इसको p के इक्वल लिख दिया, और यहाँ पे आ गया 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m p, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। In a sequence of 12 consecutive odd terms, the sum of first 5 numbers is 425. What is the sum of the last 5 number in the sequence? ठीक है, तो सिंपल 12 टर्म लिख लो कोई भी, मान लो कि फर्स्ट टर्म a है, तो सेकंड इसकी नेक्स्ट और टर्म क्या होगी, a+2, ठीक है, उसी तरीके से a+4, a+6, a+8, a+10, a+12, a+14, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 12 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स हैं। पहली 5 नंबर्स का सम 425 है, पहली 5 मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होएगा 5a प्लस 2
2 4 6 12 20 इज इक्वल टू 425। तो 5 इज इक्वल टू 405, ए इज इक्वल टू 80 81। ठीक है, अभी पूछा सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स। लास्ट 5 टर्म का सम 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका सम भी आएगा 5a प्लस 14 16 30 48 68 और 68 एंड 88 90। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। हम डायरेक्ट 5a ही लिख लेते हैं। 405 प्लस 90 495। ठीक है, सम चेक कर लेना। 30 48 68। ठीक है, ये आ जाएगा 495 आ जाएगा लास्ट 5 टर्म्स का सम। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, ये देखो, ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है तो इसलिए वैसा से दिया होगा। 13m, m का लेटर 30 है, 13 है, 17 क्यू, 19s। तो w और v है। ठीक है, w का देख लो कौन सा होता है। अगर हम पीछे क्वेश्चन में जाएं, w जो है वो है 26 25 24 23। ये 23 है w, और v दिया हुआ उसमें 22। ठीक है, v 22 w 23। तो चेक कर लो एक बार। v जो है 22 w 23 ये है। ठीक है, इफ ये कोडिंग वाला है क्वेश्चन। कोड क्या होगा? इफ के सी एल एफ टी बी एस, ठीक है, इज बेस्ट ऑफ लक, ये जो है गुड विशेस, तो इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे, जो बेस्ट ऑफ लक है इसी को देखो, बी एस टी एफ एल सी के, इसी को रिवर्स में लिखा हुआ है और इसके वोवल्स हटाए हुए हैं। जैसे ई हटा दिया, ओ हटा दिया, यू हटा दिया। चेक करो, बी एस टी एफ एल सी के। ठीक है, उसी तरीके से गुड विशेस देखो, वोवल्स हटा देना हमें, आई हटा देना है, ई हटा देना है, तो जी डी डब्ल्यू एस एच एस। ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, एस द एग्जाम। पहले वोवल्स हटा देते हैं, ए ई ई ई ए। ठीक है, अब लिखो सी, लास्ट देखो, लास्ट सी आएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सी टी एच सी टी एच सी टी एच एक्स एम एक्स एम। यहाँ पे एम एक्स है, ये गलत है, ये बी सही हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंजप्शन ऑफ पावर डबल्ड फ्रॉम 2001 टू 2010 2011। इसका मतलब 10 साल। ठीक है, 10 सालों में डबल हो जाती है पावर कंजप्शन। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन परसेंटेज अज्यूमिंग इट टू यूनिफॉर्म ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो क्या होता है, 2001 वाला सेशन था, उससे नेक्स्ट सेशन में कुछ पावर परसेंटेज इंक्रीज हो जाती होगी कि इतने परसेंट से इंक्रीज होगी, तो हर साल उस परसेंट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 10 साल में डबल हो जाती है। ठीक है, तो मान लो स्टार्टिंग जो था 2000 और 2001 में हमारी पावर कंजप्शन जो थी वो x थी। ठीक है, तो और 2010-11 में वो होगी 2x। ठीक है, उसका मान लो रेट r होगा, वही पूछा इन्होंने, और अपना टाइम हो गया 10 साल। तो जो 2x है, कंपाउंड हो गया ना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे, 2x इज इक्वल टू x 1 प्लस रेट अपॉन 100, टाइम कितना है 10। ठीक है, 10 साल में x जो था वो 2x हो गया। ठीक है, तो x कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय। ठीक है, इसमें क्या अपने को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/10, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 2 की पावर 1/10 और 0.1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.0717। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी थोड़ा 3-4 डिजिट तक लिख लो। नहीं, अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, NAT वाले में दिक्कत होती है बस। ठीक है, ये आ गया और r/10 आ गया,
1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.0717, यहाँ से दिख ही रहा है आंसर अपने को, इंटू 100 हुआ 7.17। ये आ गया अपने पास एनुअल रेट। एनुअल रेट अगर 7% से हर साल पावर बढ़ रही है तो 10 साल में डबल हो जाएगी पावर कंजप्शन। ठीक है, अभी देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बट काफी लेंथी है। 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 5 डिजिट्स। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं 5 डिजिट नंबर बना रहा हूं इनको यूज करके, 5 डिजिट नंबर, मेरे पास है 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अपने टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, रिपीट नहीं करना है क्योंकि रिपीट करेंगे फिर तो और भी ज़्यादा बनेंगे। 5 फैक्टोरियल ऑलमोस्ट आ गया आई थिंक 120। ठीक है, 120 नंबर अपने को बनेंगे, ये 5 डिजिट चूज करके उन सबका सम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समझने के लिए 2-3 तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम छोटे उससे करेंगे। पहले ये मान लो 3 डिजिट नंबर है ना, अभी भूल जाओ ये समझने के लिए कि अपने पास 3 5 7 है, इससे हम कितने नंबर बना सकते हैं और उन सबका सम। ठीक है, तो इससे मैं टोटल नंबर बना सकता हूँ 3 है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर क्या क्या बनेंगे, पहले हम सम लिख लेते हैं फिर बाद में समझेंगे उसको। तो 3 5 7 बनेंगे, 3 5 7 3 7 5 बनेगा, 5 3 7 बनेगा। ठीक है, 7 3 5 बनेगा, 5 और बनेगा अपने का 5 7 3 और 7 7 5 3। ठीक है, तो एक बार इसका सम देखते हैं। ठीक है, इसका सम जो है इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं क्योंकि 6 नंबर बन रहे हैं, इसमें तो 120 नंबर बनेंगे। ये तो हम पहले तो नंबर बनाना उसके बाद सम करना। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ये देखो टोटल 6 नंबर बन रहे हैं। इसमें ये मानो कि जो 3 जो डिजिट 3 है, डिजिट 3 फर्स्ट जो है यहाँ पे है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 3 5 7 और 3 7 5। ठीक है, उसी तरीके से जो 3 है मिडल में है मान लो, तो उसके भी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 5 3 7 7 3 5। ठीक है, और मान लो ऐसा है, इसके भी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल कॉम्बिनेशन 6 हैं, 6 में से 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे 3 फर्स्ट प्लेस पे है, 2 ऐसे हैं जिसमें 3 यहाँ पे है, 2 ऐसे हैं जिसमें आया। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूं 357 को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 300 प्लस 50, हमें तो सम करना ना, तो ऐसे लिख लेते हैं। इसको भी मैं 300 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 5। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 500 प्लस 30 प्लस 7। इसको मैं लिखूंगा 700 प्लस 30 प्लस 5। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 500 प्लस 70 प्लस 3। इसको लिखूंगा 700 प्लस 50 प्लस 3। ठीक है, अब ये देखो जब 3 फर्स्ट डिजिट पे है तो अपन इसको उठाएं, इसको उठाते हैं। ठीक है, और इसको उठाते हैं, ओनली 3 का कंट्रीब्यूशन देखते हैं सम में। ठीक है, तो जो ये टर्म है, ये टर्म उठाए, इसका सम कितना आएगा देखो 2, क्योंकि 2 बार है, 2 इंटू 300 प्लस 30 प्लस 3। ठीक है, ये 2 क्या है, 2 मतलब जो कितने नंबर्स हैं ऐसे जहां पे 3 फर्स्ट उस पे है या सेकंड पे है, थर्ड पे। ठीक है, कांस्टेंट है। अब मैंने 3 का कंट्रीब्यूशन देख लिया,
ये आ जाएगा 333 इंटू 2 मतलब 666। उसी तरीके से 5 और 7 का भी देखो, 5 का देखो 500 एक बार, और यहाँ पे है ना, जहाँ पे 5 जो है फर्स्ट प्लेस पे है। उसी तरीके से सेकंड प्लेस के लिए देखो 50 50, यूनिट प्लेस पे देखो 5 5। तो सेम चीज मैं 5 के साथ भी कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 555 इंटू 2, 555 इंटू 2, ये आ जाएगा 1110। ठीक है, अब सेम चीज 7 के साथ, एक 700 आ गया, यहाँ पे भी 700, और यहाँ पे 70 है, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7। तो 2 इंटू 700 प्लस 70 प्लस 7 मतलब 777 इंटू 2, 770 इंटू 2। ठीक है, अब ये टोटल सम, सबका सम जो है इसके सम के इक्वल ही है ना, क्योंकि देखो ये तीनों जुड़ के ये बना रहे हैं, ये तीनों जुड़ के ये बना रहे हैं। ठीक है, और ये 6 के 6 जुड़ के 3330 बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका सम देखते हैं। ठीक है, तो इसका सम आ गया। ठीक है, तो अब अभी अपने को लॉजिक समझ आ गया। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि ऐसे कर लो, वो चीज कन्विंस नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे 5 डिजिट के लिए। ठीक है, ठीक है, अब 5 डिजिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखो 5 डिजिट जो है अपने पास, वो है अपने पास 1 3 5 7 9। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपन पहले 5 को ले लेते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 120। ठीक है, अब ये बताओ, अगर 5 जो है यूनिट प्लेस पे है, मतलब सॉरी फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? इसके बनेंगे अब 4 डिजिट रह गए, यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया हमने, यहाँ पे 4 बचे, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। जैसे हमने इधर किया कि 3 फर्स्ट प्लेस पे 2 कॉम्बिनेशन बने, उसी तरीके से इसके बनेंगे 24। ठीक है, और अगर मान लो सेकंड प्लेस पे है, इसके भी 24। थर्ड प्लेस पे है, इसके भी 24। ठीक है, फोर्थ प्लेस पे है, इसके भी 24, और लास्ट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, उसके भी 24। ठीक है, तो जैसे यहां से क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 5। तो अपने पास कितने आ जाएंगे ऐसे, यहाँ पे अगर मैं वो निकालूं 5 50,000। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 300, 300 है ना, बाकी दोनों को जीरो ये कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ से आएगा 50,000, यहाँ से आएगा 5,000, वहां से आएगा 500 प्लस 50 प्लस 5। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 24। ठीक है, ये हो गया 5 के लिए। तो इसी तरीके से हर एक डिजिट का आएगा कि 24 1 के लिए भी आएगा, उसी तरीके से आएगा 7 के लिए भी, 9 के लिए आएगा। ये क्या बेसिकली क्या है? 24 इंटू 5 5 5 5 5। ठीक है, ये आएगा 24 इंटू 1 1 1 1 1। और ये 7 के लिए भी ये आएगा 24 इंटू 7 7 7 7। और 3 के लिए भी ये आएगा, उसी तरीके से 9 के लिए भी आएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसका सम करेंगे तो वही आ जाएगा। इन सारे जितने डिजिट होंगे सारे कवर कर लिए हमने। तो इन सब का सम कर दो। इन सब के सम को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 1 1 1 1 1 प्लस 3 3 3 3 3 प्लस 5 5 5 5 5 प्लस। ठीक है, ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो देख लो 1 2 3 4 5 प्लस 3 3 3 3 इंटू 24। ठीक है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर
ऐसा क्वेश्चन पहले ना किया हो और पेपर में आ जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सब तरीका आना चाहिए तो ही हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपने कर लिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में भी तो कर पाओगे, ठीक है। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, ठीक है। वो काफ़ी इजी है, बट उसमें एक कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि पहले तो क्या करते हैं हम, अगर मैं ऐसा बोलूं इसमें डिफरेंस सेम है, देखो 1 3 5 7 9 2 2 का डिफरेंस है। और इसमें एक बात क्या है, इसका सम भी सेम है, इसलिए 1 और 9 का सम सेम है, 3 और 5 7 का सम सेम है, 5 और 5 का 10, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा नंबर है, मान लो 5 1 3 7 9, ठीक है, ऐसा कोई 5 डिजिट का नंबर हो सकता है। तो एक कोई ऐसा नंबर भी होगा, बिल्कुल जो चार ये डिजिट है ये बिल्कुल उल्टा है, कि 9 के आगे 1, 7 के आगे 3, 3 के आगे 7, ऐसा। तो इसका सम देखो कितना हो गया, इसका हो गया सम 5 1 3 0 1 1, आई थिंक ये हो गया, बस ये हो गया सम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो 5 सेकंड पोजीशन पे है, तो कोई ऐसा नंबर भी होगा, तो उस केस में भी सम कितना आएगा, 0 1 1 1 1 1, ठीक है। तो सेम चीज होगी जब 5 थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे है और फिफ्थ पे है, ठीक है। अब ये देखो, जब 5 पहले प्लेस पे था, टोटल कॉम्बिनेशन नंबर थे 24, ठीक है। टोटल 24 नंबर थे, तो इसका मतलब क्या होगा, एक दो, तो दो नंबर एक पेयर ऐसे बनेंगे कि ऐसे सम होके 1 1 1 1 ऐसा सम आ जाए। तो इसका मतलब 12 बार ऐसा सम आ जाएगा, ठीक है। 24 नंबर ऐसे हैं जहां पे 5 जो है यूनिट डिजिट पे है, और उसमें जो चार नंबर जो है ऐसे पेयर बना रहे होंगे कि सम इतना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे 12 पेयर बन जाएंगे। तो इसका जो टोटल सम आएगा सारे नंबर्स का, जिसमें 5 फर्स्ट प्लेस पे है, उसका सम आ जाएगा 12 इंटू 1 1 1 1 1 0, ठीक है। उसी तरीके से जब 5 सेकंड प्लेस पे है, वहां पे भी ऐसे टोटल 24 नंबर्स बन रहे होंगे, जिसमें दो नंबर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर, दो नंबर ऐसे होंगे जो जिसका सम ऐसा आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, 12 इंटू 1 1 1 24, मतलब 12 पेयर्स, ठीक है। तो ऐसा इसके लिए भी होगा सेम, 12 इंटू दिस, सेम इसके लिए भी होगा 12 इंटू दिस, और सेम इसके लिए भी, ठीक है। तो ये क्या कर सकता हूँ, ये 5 बार आएगा, तो मैं इसका जो टोटल सम लिख सकता हूँ 12 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहां से भी करोगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी आ जाएगा 6 6 6 डबल 6 डबल 0, ठीक है। बट ये कंडीशन तब है जब देखो यहाँ पे सम सेम हो रहा है, देखो 9 और 9 और 1 10 है, 7 और 3 10 है, 5 और 5 10 है, ठीक है। वहां पे हम ये चीज कर सकते हैं। तो उससे बहुत छोटा मेथड हो गया अगर आपको क्लिक हुआ तो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे IIT खड़गपुर के 2014 वाले में एप्टीट्यूड के, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट भी मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। और अब देखते हैं स्पेशल एप्टीट्यूड, जो गेट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें सारी ब्रांचेस के क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, ये हमें दे दिया कुछ, ठीक है, वर्ड दे दिया, मिरर इमेज ऑफ अबव टेक्स्ट अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड इसका मिरर इमेज क्या होगा, मतलब ये मान लो कि मिरर यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अभी ऐसा नहीं कि पूरा आप वर्ड लिखो, कि ऐसा लिख रहे हो, पी लिख रहे हो, एच लिख रहे हो, उसकी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपको बस एक एक लेटर देखो। सबसे पहले देखो पी सब में अलग अलग दिया है, ठीक है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो पी का मिरर इमेज क्या आएगा, देखो ऐसा आएगा, ठीक है। मान लो यहीं पे मिरर है, तो यहाँ पे आएगा। तो हटा दो, बी और डी बनेंगे, बस ए और सी को हटा देते हैं। तो सी बी और डी में भी देख लो, एच सेम है, एच को देखने का कोई मतलब नहीं है, वाई सेम है, कोई मतलब नहीं है, एल भी सेम है, एक्स ए भी सेम है, एक्स तो सेम होएगा ही होएगा, आई सेम है, एस बचा बस, है ना। तो अपने को पूरा
लिखने की जरूरत ही नहीं, ओनली एस देखो, एस का मिरर इमेज बना के देखो, ऐसे बनेगा, है ना। अब डी में तो एस का एस बना रखा है, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसा करना है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है हमें। तो ऐसे पूरा लिखने बैठोगे एक तो एफर्ट लगेगा, ठीक है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। देखो सेम क्वेश्चन ये किसी दूसरी ब्रांच में था, तो अब देखो टी सेम है सब में, तो टी क्यों ही देखना, आर भी सेम है सब में, आर भी क्यों देखेंगे, आई तो सेम होगा, ए भी सेम है, एन एन डिफरेंट है, देखो एन सी में डिफरेंट है, बाकी में सेम है, तो एन का बनाते हैं मिरर इमेज। इसका बनेगा ऐसे, ठीक है, मिरर इमेज ये बन गया। एन एन नहीं बनेगा, एन का उल्टा सा बनेगा, तो सी में एन बना हुआ है, तो काम खत्म। जी देख लो, जी सी नहीं है तो इसमें जी अलग है, इसमें हाँ जी अलग है, जी को देखना पड़ेगा। जी कैसा बनेगा देखो, जी का बनेगा ऐसे, ठीक है, देखो मिरर इमेज है ना। तो देखो इसका ए तो खत्म हो गया, उल्टा बना हुआ है, ए खत्म हो गया, बी सही है, बी अपने, और डी भी, बी और डी में अब रह गया। अब क्या बचा, एल सेम है, ई बचा बस, ई का मिरर इमेज क्या होगा, ई ही होगा, ठीक है, तो बी आ जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो देखो हमने सिर्फ 3 लेटर से अपना हो गया काम। ये बोला कि ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट शोन अबव इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, द फोल्डेड शीट लुक लाइक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट अपनी, उस पर हमने एक कलाकारी की स्केच पेन से, उसको ऐसे फोल्ड करना है, मतलब इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, तो कैसा सा बनेगा। तो बस अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें, देखो इस कागज को इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, इसके डायग्राम के हिसाब से, तो देखो क्या होगा बेसिकली, ये जो है ये लाइन इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी, अगर आप देख पा रहे हो, एक तरह से मिरर इमेज ही मान लो ऐसे। और ये वाली लाइन हमें कैसे दिखेगी, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दूंगा ऐसे, तो क्या आंसर आ गया, सी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन भी देखना होगा, देखो यहाँ पे तो कोई लाइन है, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो खाली है पूरा, तो ए ऑप्शन तो और बी ऑप्शन तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे। ठीक है, और प्लस ये लाइन जो है, ये लाइन इसको अगर ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये बनेगी बस, डी भी गलत है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी किए हो गेट से पहले, बट थोड़ा सा आप वहां पे दिमाग लगाओ तो हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो सर्कुलर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड along the lines in the direction shown below, shown the paper after being punched in the final folded state as shown and unfolded in the reverse order of folding। तो पहले क्या किया हमने, एक गोल पेपर है कोई, उसको हमने ऐसे फोल्ड किया पहले, ठीक है, फिर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, और उसको जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो इसको कट किया, तो इसको खोलो, देखो सबसे पहले देखो अगर इसको खोलेंगे तो राउंड सर्कल बन जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको पहले इस तरीके से खोलता हूं, तो मेरे पास ऐसे सा बनेगा, ये सर्कल का ऐसा बन जाएगा, और वो सेम चीज यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसी में से देख लो कोई एलिमिनेट हो रहा है क्या ऑप्शन, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है, सबसे पहले देखो ये ऐसे से है, तो आई थिंक बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये वर्टिकल एरिया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और चीज यहीं से वैसे बन जाएगा कि देखो ये जो है इसकी लेंथ ज्यादा है ऐसे वाले की, और इसकी लेंथ जो है कम है, तो ए ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, चेक कर लो, देखो यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसलिए गलत है। यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, तो इसको थोड़ा आराम से देख के कर सकते हो। ये भी वैसा सही है, फोल्ड वाला ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, फोल्डेड किया हमने डॉटेड लाइन से, फोल्डेड शीट लुक लाइक। अब देखो इसमें फोल्ड कैसे किया हुआ है, इस शीट को इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये लाइन जो है इसका
मिरर इमेज बना लो ऐसे, है ना। अगर फोल्ड कर दूंगा ऐसी आएगी। तो देखो ए ऑप्शन में तो ऊपर ही जा रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन हमें फोल्ड करने के बाद यहाँ शो करे, काम खत्म। दूसरी क्या चीज़ है, अगर मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ये जो इसका मिरर इमेज बनाओगे ऐसे, ठीक है। ये अगर वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल रहेगी ना, अगर मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल थोड़ी हो जाएगी। तो इसके भी ऐसे, तो कौन सी बन रही है, देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बी आंसर बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको। देखो ये लाइन जाएगी ऐसे, और ये जो जाएगा ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। पास है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो गलत वाले भी देख लो, ये क्यों गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल रहेगी। डी गलत इसलिए है क्योंकि ये जो ऊपर वाला है, लीफ का ऊपर वाला पार्ट है, उसमें लाइन ऐसे दिया हुआ है, बट हमें ऐसे है हमारे पास, ठीक है। इसलिए डी भी गलत है, बी सही है। देखो, जिक्सॉ पजल हैड टू पीसेस, वन ऑफ द पीसेस इज शोन अबव, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन फॉर मिसिंग पीस व्हेन असेंबल्ड विल फॉर्म ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये बच्चों ऐसे कोई पजल है ना। तो पीसेस हैं, तो एक पीस ऐसा है, दूसरा पीस अगर जोड़ेंगे हम तो बोलेंगे कि एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है, परफेक्ट शेप बन जाएगी। और तो कौन सी शेप है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है, अगर कोई ऐसा पीस अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, फिट कर दूं, तो ये अपना पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है बन जाएगा। तो कौन सा मिसिंग पीस है, तो देखो मिसिंग पीस अगर देखना विजुलाइज करना है तो एक काम करो, ओनली इस चीज को देखो, ये जो है ना, कैसे देखो, ऐसे ऐसे करके इसको भूल जाओ एक बार, है ना। ये लाइन को भूलो, ओनली इसको देखो, तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। कि देखो यहाँ से ये ऐसे एल सा बना हुआ है, देखो यहाँ पे एल सा है, देखो इसमें तो एल सा है ही नहीं, एल जैसा शेप, ठीक है, कुंडी से जैसे बनी हुई है, इसमें है, बट इसमें जो कुंडी से है वो बाहर है, इसमें देखो अंदर से है, तो ये भी गलत। ये दोनों बचे हैं, बट इसमें अगर देखोगे ओनली इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको मैं अगर इस साइड घुमाऊंगा तो मेरे पास ये बी बनेगा, बी शेप आएगी, देखो, ठीक है। ये फिट नहीं होगा, इसको ऐसे देखो, ये आएगा, मतलब टॉप पे है, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये लेफ्ट साइड आएगा, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे स्पेशल एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, और वहाँ पे अगर हल्का सा दिमाग लगा करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना। और थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कुछ भी अगर क्वेश्चन हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट कर देना, जहाँ जो मैंने अपना टेलीग्राम का दिया है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर गेट।